गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। और कैसे हैं सब लोग? लास्ट लेक्चर में हमारा था कि राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी कार्यग्रहण की पद्धति कितने ही समय के लिए है, शपथ कैसे ली जाएगी और उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। इस चीज़ को हमने लास्ट क्लास में बताया था। उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे कि राष्ट्रपति को किस तरह हटाया जाता है, समय से पहले भी क्या उसको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं। आज हम इस पर लेक्चर देंगे। थोड़ा सा पीछे का पहले कर लेते हैं। हमने बताया क्या क्या था। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने बताए थे कुछ आर्टिकल्स। आर्टिकल 53 जिसमें बताया गया था कि संघीय कार्यपालिका के लिए संघीय कार्यपालिका के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति 54 में बताया था हमने निर्वाचन, 55 में बताया था हमने प्रक्रिया, 56 में बताया था शपथ ग्रहण, 57 में बताया था हमें पुनर्निर्वाचन, और 58 में बताया था हमने निर्योग्यताएं, अर्हताएं। लास्ट क्लास में हमारा इतना हुआ था राष्ट्रपति का कि 53 आर्टिकल 53 बताया था हमने कि एक संघीय कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 में बताया था राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होता है। 55 में बताया था उस निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, और 56 में कि जो शपथ ग्रहण की तिथि है उससे उनकी कार्यावधि 5 वर्ष की होती है। 57 में बता दिया पुनर्निर्वाचन कि राष्ट्रपति का दोबारा भी निर्वाचन किया जा सकता है। और 58 में बताया है आर्टिकल 58 अर्हताएं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। ये हमारी लास्ट क्लास में लेक्चर था। आज इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कब लेता है और राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाता है। क्या राष्ट्रपति को कभी भी 5 साल से पहले हटा सकते हैं? आज इन सब बातों पे हम 1 बाय 1 इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए चलते हैं। अब इसके आगे की हम नेक्स्ट कार्यवाही करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। अब ये है कि बात कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, हर चीज़ पूरी करते हुए राष्ट्रपति आ गए, तो उनको 5 साल के लिए चुना गया। और जब 5 साल के लिए उनका निर्वाचन हो गया तो उसके बाद ये बात आती है कि क्या हम राष्ट्रपति को पहले हटा सकते हैं 5 साल से। तो उसके लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति का समय है और उससे पहले राष्ट्रपति अगर उस पद के योग्य नहीं है तो उनको हम महाभियोग प्रक्रिया एक बताई गई है जिसके द्वारा कि हम उनको हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बताई गई है। तो आगे हम देखते हैं कि महाभियोग क्या होता है, क्या होता है। और दूसरी बात ये कि अभी हम इसमें ये बताएंगे कि शपथ, जब राष्ट्रपति इसमें शपथ की तारीख से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तो शपथ कैसे ली जाती है, तो उसको आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जब शपथ करते हैं तो उसके लिए वो कहते हैं कि मैं अपने जो पद है उसकी गोपनीयता को, सब चीज़ को बना के रखूँगा और मेरे द्वारा कोई भी कार्य गलत नहीं किया जाएगा। इस तरह से वो आर्टिकल 60 में क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण करते हैं तो अब इसमें बात, एक क्वेश्चन यहाँ निकलता है कि जो शपथ ग्रहण है वो शपथ किस हमारी अनुसूची में दे रखी है। तो शपथ हमारी अनुसूची 3 में दे रखी है संविधान के में कि जो उसमें राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री, ये सब लोग शपथ लेते हैं। उसको में हमारे अनुसूची 3 के अंदर इसको बताया गया है और आर्टिकल 60 के अंदर बताया गया कि शपथ ग्रहण की जाती है।
इसके बाद अब आता है कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए हमने चुन लिए। अब चुनने के बाद क्या हुआ कि अब राष्ट्रपति अपने काम को ढंग से कर ही नहीं रहे। अगर संविधान में इस तरह का प्रावधान ना होता तो हमें तो अपने देश की व्यवस्था ही खराब हो जाती, क्योंकि हमारे जैसे राष्ट्रपति हमने चुने, हम 5 साल उनको ही झेलते। इसी को देखते हुए कि देश के उसको जनता के कल्याण को देखते हुए ये बात सोची गई संविधान निर्माताओं ने कि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी हटाने का एक प्रोसेस रखा जाए। तो उस प्रोसेस को रखने के लिए आर्टिकल 61 में ही बता दिया गया कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब महाभियोग के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि संविधान का अतिक्रमण है, सदाचार पर आता है, या कोई और भी कारण होता है, उसमें हम उसमें महाभियोग हटा सकते हैं। एक राष्ट्रपति एक ऐसा है, केवल इन पर संविधान का अतिक्रमण के आधार पर आरोप लगाया जाता है और उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए महाभियोग को महाभियोग लगाकर उनको हटा देते हैं। महाभियोग लगाते कैसे हैं? महाभियोग में ये करते हैं कि हम एक संकल्प द्वारा एक प्रस्ताव पास करेंगे। उस प्रस्ताव को हम सदन के, जो संसद का कोई भी सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें पेश करेंगे और उसमें से 2/3 जो मत देने वाले जो उस बिल पर हैं वो लोग, उस पर 2/3 सदस्य अपना बहुमत दे देते हैं, तो वो बिल वहाँ से पास हो जाता है। उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है और जब वो राज्यसभा के अंदर जाता है और राज्यसभा भी उसको पास कर देती है, तो वो इसमें यह हो जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया गया और उसकी जांच बैठाई जाती है। उसके बाद अगर वो सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो ये चीज़ थी कि राष्ट्रपति को हटाया किस तरह से जाता है। हाँ, तो अब हम आते हैं यहाँ पे आर्टिकल 60। ये कहता है कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं? जो हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके चीफ जस्टिस के आगे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जिसको कि संविधान में आर्टिकल 16 में बताया गया है। उसके बाद हमने महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की, जिसको कि आर्टिकल हमारे 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर हमेशा महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग लगाया जाता है। ये बताया गया कि महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो राष्ट्रपति को महाभियोग लग के प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस करने के बाद उनको हटा दिया जाता है। अभी तक ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुए जब तक जिनके ऊपर की महाभियोग का प्रयोग किया गया हो। अब हमारा आर्टिकल 71 में आते हैं हम। अब ये है कि राष्ट्रपति से जितने भी जुड़े विवाद होते हैं, जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया तो उससे जुड़े जितने विवाद होंगे वो उसको आर्टिकल 71 में पढ़ेंगे, जबकि ये एसएससी रेलवे में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। उसके बाद में आता है सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है और हमारे यूथ का भी है आर्टिकल 72। उसमें क्या है कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की जो शक्ति मिली हुई है वो इसमें बताया गया 72 में कि राष्ट्रपति को कितनी पावर है। अब राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रखा जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट से किसी व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा देते हैं या आजीवन कारावास देते हैं या कोई भी सज़ा दे देते हैं तो उसका अधिकार राष्ट्रपति को 72 में मिला हुआ है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। और क्षमादान वो कैसे करेंगे कि जैसे किसी को का मृत्युदंड दिया तो उसको मृत्युदंड को वो तो या तो उसको लघुकरण करेंगे उसका, या परिहार करेंगे, या प्रतिलंब करेंगे, या निलंबित करेंगे, या उसको पूरी तरह क्षमा कर देंगे। ये राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है। अब मान लो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला, अब मृत्युदंड जब मिला उसको, अब वो राष्ट्रपति के पास गया, दया की याचिका डाली उसने, और राष्ट्रपति ने उसकी सारी प्रोसीडिंग देखी, उनको लगा कि नहीं ये निर्दोष व्यक्ति है, फंस गया है, तो वो उन्होंने उसको छोड़ दिया, तो ये हो गया उनकी पूरी तरह से उसको क्षमा कर दिया। अब कोई स्त्री है, गर्भवती महिला है और उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है या कठोर कारावास आजीवन दे दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास वो उसकी प्रार्थना या दया याचिका डालती हैं, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति देख सकते हैं कि ये महिला है जब गर्भवती है तब तक इसके बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक इसको कारावास दिया गया है उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। 1-2 केस भी हुए थे, जैसे कि शबनम का केस बहुत ज़्यादा ही फेमस रहा है कि जो गर्भवती महिला थी तो उसको फांसी से बचा दिया गया था और उसको आजीवन कारावास दे दिया गया था। या जब बच्चा
पैदा हो तब तक के लिए उसकी फांसी रोक दी जाती है। उसके बाद जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं उसके बाद उसको दिया जाता है। तो ये सारी शक्ति राष्ट्रपति को 72 में मिली हुई है। तो यहाँ आर्टिकल 72, तो यहाँ पे क्षमादान की शक्ति, इसको इतनी शॉर्ट तरीके में इसलिए बताया क्योंकि एसएससी रेलवे में तो बस इतना पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में दे रखी है, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, बस इतना सा यहाँ से क्वेश्चन रहता है। इसके बाद में अब ये आता है कि राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति के काम क्या क्या है, वो किस किस की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो नियुक्ति करते हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बताते हैं आपको। यहाँ हम बताएंगे कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अब ये आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं उनके बारे में बताएंगे किस किस को नियुक्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे सीएजी जो होते हैं उनको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, गवर्नर जनरल को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, चीफ जस्टिस को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे लोग हैं इनको कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। तो अब हम उनको नंबर वाइज वन बाई बताते चलेंगे। अब इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे कि इनके राष्ट्रपति की नियुक्ति किस किस के यहाँ पे ये करते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो उसमें हमें इसमें टिक करना होता है कि राष्ट्र प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति की जाती है, ना कि निर्वाचन। तो भारत के की नियुक्ति, अब आते हैं हमारे सीएजी। सीएजी क्या होते हैं हमारे कि महानियंत्रक अभिलेख अधिकारी होते हैं। इनका काम ये होता है कि जितना भी संसद का लेखा जो है, व्यय होता है, आय के साधन होते हैं, उन सब का ब्यौरा लेते हैं और बजट देखते हैं कि कितना घटा हुआ क्या हुआ। इस सब काम करने का काम सीएजी का होता है। तो एक सीएजी हमारे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सीजी, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये लोग भी चुने जाते हैं, नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति की जाती है। उसके बाद फिर आते हैं कि निर्वाचन आयोग का जो होते हैं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इस तरह से नियुक्तियां हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, भारत का प्रधानमंत्री है, सीएजी हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, राज्यपाल हैं, इन सब का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद में वित्त आयोग आ गया, वित्त आयोग का अध्यक्ष आ गया वित्त आयोग। जब हम एससी एसटी की बात करते हैं कि कोई भी कास्ट को एससी में देना, एसटी में देना, इसका निर्धारण भी या इसके जो करने वाले होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इस तरह से आज हमने समझा कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है और यहीं से ये क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कौन कौन काम करता है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि पूछते हैं कि क्या राज्यपाल है या है। तो इसमें क्या करना है हमें कि एक तो हमारे ये और एक राज्यपाल, इन दोनों का क्या है, ये पश्चात पर्यंत काम करते हैं। दूसरा
मुख्यमंत्री भी हैं, ये इनके प्रसाद पर्यंत काम। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को अच्छा लग रहा है इनसे काम कराना तो ठीक है, चलती रहेगी उनकी नियुक्ति, नहीं अच्छा लग रहा है तो उनको वो हटा देते हैं, प्रसाद पर्यंत होता है। लेकिन ये इनकी जो नियुक्ति होती है ये पूरे 5 ईयर तक, जब तक इनकी टाइम है, या तो 5 साल होगा या इनके 62 वर्ष 65 वर्ष का जो इनका है वो इसमें रहता है। इसके बाद में फिर करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों को देखेंगे हम। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया ही गया है, एक हमारे संविधान में उनका भी एक पूरा तरह से पार्ट बना दिया कि ये इनके काम रहेंगे, तो उनकी शक्तियाँ भी दे रखी हैं। जो राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ ही बता रखी हैं कि क्या क्या हैं, तो उसको हम भी पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ कहाँ पर है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। इस चीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। सैन्य शक्तियों से मतलब है कि हमारी तीनों जो डिफेंस की फोर्स होती है उसके लिए राष्ट्रपति आदेश करते हैं, वही उनकी आदेश से युद्ध किया जाएगा, संधि किए जाएंगे, उन्हीं के आदेश से किया जाता है। तो इसमें से कि हमारी एयर फोर्स है, नेवी है और आर्मी फोर्स है, इन सब के ऊपर राष्ट्रपति को नियुक्ति करने की शक्ति दे रखी है। दूसरी इन्होंने कार्यपालक शक्ति है इनकी। अब कार्यपालक शक्ति में क्या आ जाता है हमारा कि वो राष्ट्रपति का भी, प्रधानमंत्री का भी चुनाव कर रहे हैं, कोई विधेयक पास करना है उस पर उनको साइन करने हैं, ये सब उनकी कार्यपालक शक्ति के अंदर है। या एक और है कि जब सदन हमारा, संसद के जो सदन है, अगर उनमें से कोई एक सदन हमारा उपस्थित नहीं है, हाउस के अंदर नहीं है या निलंबित है, या दोनों में से कोई नहीं है, और हमारी जनता को उसकी मांग है कि इसके किसी चीज़ के लिए एक नियम या अधिनियम या कुछ बनाना चाहिए, तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी तब तक के लिए रहता है जब तक कि वहाँ पे वो परिस्थितियाँ एक से नहीं हो जाती। जैसे ही परिस्थितियाँ नॉर्मल होती है अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को कार्यपालक शक्ति भी है, सैन्य शक्तियाँ हैं। दूसरी थी हमारी कार्यपालक शक्ति, कार्यपालक शक्ति। तीसरी थी हमारी विधायकीय शक्ति। इस तरह से ऐसा है कि आज तो हम इतना पूरा नहीं करा पाएंगे क्योंकि समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज थोड़ा सा ही इतना बताया कि सैन्य शक्तियाँ हैं, कार्यपालक, विधायक शक्तियाँ। उसके आगे हम जो लेक्चर देंगे उसके आगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों को बताते हुए जाएंगे। जो हमने बता दिया उसको हम एक बार रिवीजन करेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चैप्टर इतना क्लियर हो गया जितना आज तक करा है। अब स्टूडेंट को क्या दिक्कत आती है, वो सोचते हैं कि पढ़ें कैसे, इतना सारा कुछ पढ़ा दिया, या क्या करें, कोई मोटिवेशन करे जिससे कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएं, मतलब एक सिलेक्शन ले लें। लेकिन एक सीधी बात यह है कि तुमसे अच्छा मोटिवेट कोई कर ही नहीं सकता, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिसको कुछ करना है उसको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मोटिवेशन लेना है तो ये लीजिए कि जब कोई हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आउट होता है, और जब हमारे पड़ोस के रिश्तेदार हमारे पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपके बच्चे का क्या रहा, तो हमारे पेरेंट्स की जो धीरे से आवाज़ आती है कि हमारे बच्चे का नहीं हुआ, उससे अच्छा मोटिवेशन कौन दे सकता है। उन्हें देखो कि उन्हें कितने झिझक के साथ कहना पड़ रहा है, उसको मोटिवेट करिए अपने अंदर और उनके गर्व से कहलवाइए कि वो हल्ला मचाएंगे हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। इससे मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें कुछ करना है और अपने अंदर उसका जुनून पैदा कर लिया हमने, तो उसको हमें कोई नहीं रोक सकता। और जब हमें कुछ करना ही नहीं है तो हमारे आगे मोटिवेट भी बहुत सारे लोग करें, कुछ भी कहें, हम नहीं करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।